जय हिंद दोस्तों, मैं अजय नागर आपका स्वागत करता हूं शिक्षाविद अजय में। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में प्रश्नावली 1.1 के हमने 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन किए थे। आज हम 5वां क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या फिर आपके पास पहली बार आप वीडियो आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचे, क्योंकि हम टॉपिक वाइज यानी कि लेक्चर बाय लेक्चर हम पूरा मैथ खत्म करने वाले हैं क्लास 10th का। देखो, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ऐसा कैसा मैंने एग्जांपल भी बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो वो वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एग्जांपल और ज्यादा अधिकतर एग्जाम में एमपी बोर्ड में एग्जांपल ही पूछे जाते हैं, तो वो देखे, इससे भी समझ में आ जाएगा। देखो, 6 पावर n यानी कि n 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। देखो, किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 आए उसके लिए उसके पास 2 और 5 तो होना जरूरी है। एक बार 2 एक 5 होना जरूरी है, तभी तो 10 आएगा, है ना। तो ये इसका इकाई का अंक है। इकाई का अंक आने के लिए किसी भी संख्या में यानी कि किसी भी संख्या के गुणनखंड 2 और 5 तो होने चाहिए मिनिमम। तो ऐसा लिखो, ये नहीं लिखना है आपको, सोल्व परीक्षा में ऐसे लिखना है। देखो, 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो इसके लिए ये मैं मिटा देता हूं। इसके अभाज्य गुणनखंड इसके अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणित 5 की पावर n के रूप के होना चाहिए। होना चाहिए, है ना। जैसे हम 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अगर एक बार 2 एक बार 5, है ना, ये 2 कितनी बार आ सकता है, 5 कितनी बार आ सकता है। इससे यानी कि मिनिमम एक बार 2 एक बार 5 तो आना चाहिए, तब ही 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, वरना 0 पर समाप्त नहीं होगा, है ना, क्योंकि 0, 2 और 5 मिलकर ही बनाते हैं 0। अब देखो ध्यान से, 6 का मैं अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा तो क्या आएगा, 2 तिया 6, 3 एकम 3। देखो, 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। क्या ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप के है। अतः लिखो ऐसा, यहाँ साइड में ऐसा लिख लेना, अतः 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि देखो रीजन देखो, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड इसके अभाज्य गुणनखंड, है ना, 2 की पावर n गुणित 5 की पावर n के रूप के नहीं है, n के रूप के नहीं है, कई बार प्री बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है आपको, ये अभी त्रैमासिक में भी आ सकता है। तो इतनी थोड़ी लिखोगे तब जाके आपको 2 या 3 नंबर मिलेंगे, है ना। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। इसे मैं रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। है ना, कोई भी अंक 0 पर समाप्त हो इसके लिए एक 2 और एक 5 की आवश्यकता होती है। देखो 6 में पढ़ता हूँ। आई होप आप पेपर पेन लेकर ही बैठे होंगे। तो आपके गणित का ये क्वेश्चन नंबर 6 सवाल है। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 ऐसा है +5 अब भाज्य संख्या क्यों है। देखो, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, पहले ये कंसेप्ट समझो। भाज्य संख्या
2 मिनट लगेगा। देखो बिल्कुल सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा। एक होती है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, एक होती है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर, टू प्राइम नंबर है ना, भाज्य अभाज्य। देखो भाज्य संख्या वो देखो भाज्य जैसे कि 4, 6, 8। अब अभाज्य लिखता हूं मैं, आपने पढ़ा होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ऐसे रेज जाती जाएगी, है ना। तो भाज्य संख्या के गुणनखंड कितने होते हैं? भाज्य संख्या के गुणनखंड मिनिमम 3 तो होंगे 3 या 3 से ज्यादा भाज्य संख्या के गुणनखंड होते हैं। देखो इस 4 को कौन कौन काट सकता है? एक तो 2 काट सकता है ना, एक 4 काट सकता है और एक तो सबको काटेगा ही सही, तो 3 गुणनखंड हुए। अब देखो 6 को देखो, 6 को 2 काट सकता है, 3 काट सकता है, 6 काट सकता है और एक तो सबको काटता ही है, तो इसके 3 से अधिक 4 गुणनखंड हुए। 8 को देखो, 8 को 2 काट सकता है, 4 काट सकता है ना, और 8 और एक तो सबको काट ही सकता है, तो इसके भी 3 से ज्यादा गुणनखंड हुए। तो मिनिमम जिसके 3 गुणनखंड होते हैं वो होती है भाज्य संख्या, जिनके 2 गुणनखंड होते हैं वो होती है अभाज्य संख्या। देखो 2 को 1 और 2 काटेगा, 1 और 2, 3 को 1 और 3, 5 को 1 और 5, 7 को 1 और 7। तो जिनके 1 और स्वयं वही संख्या गुणनखंड होती है, यानी कि इनको ये दोनों के अलावा और 2 को कोई नहीं काट सकता, 1 और 3 के अलावा 3 को और कोई नहीं काट सकता, 1 और 5 के अलावा 5 को और कोई नहीं काट सकता। तो जिनके 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या होती है, जिनके 3 या 3 से ज्यादा गुणनखंड हो वो होती है भाज्य संख्या। तो अब ये कॉन्सेप्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में काम आएगा। देखो ये रफ कर देता हूं मैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत काम की चीज है, आगे भी काम आएगी आपको। देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। आई होप आप आपके मैथ में देख रहे होंगे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है 7 मल्टीपल 11 मल्टीपल 13 प्लस 13 और 7 मल्टीपल 6 मल्टीपल 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 प्लस 5 बोल रहा है भाज्य संख्या क्यों है? ये भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या क्यों है ना। हमें भाज्य संख्या बतानी, ये भाज्य संख्या है वो क्यों है, हमको ये रीजन बताना है ना। क्वेश्चन समझना है, भाज्य संख्या क्यों है, ये भाज्य संख्या ऑलरेडी है तो हमें बताना क्यों है, ये रीजन बताना है। अभी मैंने बताया कि भाज्य संख्या के 3 या 3 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, ये ध्यान रखना है ना। भाज्य संख्या के 3 या 3 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। तो देखो यही से मैं सॉल्व करता हूं सवाल को, आप भी ऐसे लिखना, अगर एग्जाम में आए तो एग्जाम में आता भी है ये सवाल। देखो 7 इंटू 11 इंटू 13, ये यहाँ तक मल्टीपल में, यहाँ प्लस है यहाँ 13 है, तो ये देखो बीच में प्लस आ गया, इधर भी सेम संख्या इधर भी सेम संख्या है, तो मैं एक 13 कॉमन ले सकता हूँ। देखो यहाँ लिया मैंने 13 कॉमन लिया तो 7 वैसा का वैसे ही, गुणित 11 वैसा का वैसे ही, 13 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा सिर्फ 1 प्लस, है ना, और यहाँ भी क्या बचेगा 1, ये हो गया ब्रैकेट 1 और वैसा का वैसे। देखें अब यहाँ 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 और यहाँ है प्लस 5। देखो ये संख्या गुणे की एक तरफ और ये प्लस का 5 एक तरफ है, तो देखो यहाँ सेम संख्या है, ये 5 है ये 5 है, तो यहाँ से भी मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ। 5 कॉमन ले लिया मैंने, बचा क्या 7 गुणित 6 गुणित 5 एकम 5 1 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 लिखना और नहीं लिखना एक ही बात है, लिख देता हूं, प्लस 5 एकम 5। ठीक है, यहां तक सवाल आपको समझ में आया होगा मेरे अनुसार, क्योंकि बिल्कुल मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ यहाँ से 5 कॉमन ले लिया तो 5 एकम 5 ये कर दिया
और यहाँ से 5 कॉमन लिया था तो यह 1 बचेगा, क्योंकि 5 का भाग देना है सिर्फ। इधर भी यहाँ 13 कॉमन लिया था, अब देखो 13 कॉमन लिया है, 13 कॉमन लिया है, 11 7 77 है ना, और 77 एकम 77 प्लस 1, और क्वेश्चन में चल ही रहा है और वैसा का वैसा ही। अब देखो 5 7 6 42 है ना, ये हो गया 7 6 42, ये कर दिया मैंने 7 6 42, 42 से कम 42, तो यहाँ से यहाँ तक कर दिया मैंने अभी। अब यहाँ करूंगा गुना, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, तो ये हो गया 24 है ना, प्लस 1। देखना, ध्यान से देखना है ना, 13 13 77 प्लस 1 कितना होगा 78 है ना, 77 प्लस 1 78, और इस ब्रैकेट का मतलब गुना ही है ना, इस ब्रैकेट का मतलब गुना ही है। अगर ये ब्रैकेट हटा दो ना, गुना का चिन्ह करा दो तो भी एक ही बात है। और ये क्वेश्चन का 5 5 देखो 42 गुणित 24 करो, 42 गुणित 24 में यहाँ करता हूँ, आप अपने रफ में करके देखो। 42 गुणित 24, 4 दूनी 8, 4 चौको 16 गुणित 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 8 6 4 10, 8 1 9, 9 1 10, ये आया। देखो 8 6 4 10 का 0 हासिल 1, 8 9 और 1 10, 1008 आया, 1008 1008 1008 प्लस 1। देखो ये 13 वैसा का वैसे गुणित लगा सकता हूँ मैं, 78 वैसा का वैसे। अब ध्यान से देखना, ये तो मैंने वैसा का वैसे लिखा, और ये एक स्टेप और बच रहा है, इसलिए 5 ब्रैकेट को हटाऊंगा, गुणा लगाऊंगा, 1008 में 1 जोड़ूंगा तो 1009 आ गया, 1009 आ गया। अब देखो यहाँ तो 2 फैक्टर आए हमारे, यहाँ तो 2 गुणनखंड आए, 13 गुणित 78 यहाँ 5 गुणित 1009, लेकिन मुझे चाहिए ये भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या बनाने के लिए मुझे मिनिमम 3 फैक्टर चाहिए, 3 फैक्टर चाहिए। तो मैं अगर इनमें एक एक लगा, एक एक का गुणा कर दूंगा दोनों तरफ, तो क्या अंतर आएगा क्या। तो मैंने भाज्य संख्या आपको ये बताई थी कि वहां संख्या जिसके 3 या 3 से ज्यादा गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या होती है। तो हमने बना लिया 3 गुणनखंड, तो लिखो है ना, भाज्य संख्या क्यों है, अतः दी गई संख्या के, अतः दी गई संख्या के 3 गुणनखंड है, ऐसा लिखो 3 गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है, अतः यहाँ भाज्य है। इसलिए ये रीजन बताना था, इसलिए ये भाज्य है। आई होप आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा। अगर किसी भी में स्टेप में आपको दिक्कत आ रही है तो आप खींच करके देख सकते हो, है ना। तो ये मैं रफ करता हूँ, और लास्ट क्वेश्चन बच रहा अपना 1.1 का, है ना। फिर हम इसके बाद एग्जाम्पल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम 7वां भी करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये बताना था भाज्य संख्या क्यों है। तो ये नोट पॉइंट आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, फेयर कॉपी में ऊपर, कि जिन संख्याओं की 3 से ज्यादा गुणनखंड हो वहां 3 या 3 से ज्यादा गुणनखंड हो वहां भाज्य संख्या होती है, और जिन संख्या के 1 और स्वयं यानी कि 2 गुणनखंड हो वहां अभाज्य संख्या होती है। अब देखो हमें करना है क्वेश्चन 7वां। क्वेश्चन 7वां बहुत बड़ा है, यहाँ नहीं लिखूंगा मैं, आपको समझाऊंगा। देखो, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लो ये खेल का मैदान है, ये खेल का मैदान है, खेल का मैदान है, और वृत्ताकार पथ है। बिल्कुल खेल के मैदान में ट्रैक बना होता है, ऐसा ट्रैक बना होता है, बन गया थोड़ा समझाना है आपको, ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा सही से बोला बने। देखो, एक किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लिया जाए ये सोनिया है, इस सोनिया को यहाँ से चलती है तो 18 मिनट लगते हैं वापस यहीं आने में, और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ये कहाँ से चल रहा है, मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से, ठीक है। सोनिया भी यही है और रवि भी यही है, और रवि को कितने मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट लग रहे हैं। रवि को
12 मिनट लग रहे हैं, है ना। बस समझाना, ये गोला नहीं बना, आपको नहीं बनाना है ऐसा कुछ भी। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर देते हैं। देखो कभी भी कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, अगर ये लिखा हुआ आ जाए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये दोनों इधर यहां से चल रहे हैं, ये कितने मिनट बाद है ना, मिनट में दिया है, तो कितने समय बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे। तो कितने समय बाद दोनों एक जगह आपस में आएंगे, इसके लिए हम एलसीएम निकालते हैं, ध्यान रखना है ना, एलसीएम निकालते हैं। तो एक 12 मिनट में और एक 18 मिनट में, है ना। तो ऐसा जब किसी मैदान में चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट और इसी मैदान में चक्कर लगाने सोनिया को 18 मिनट, तो लिखो मैदान सोनिया को मैदान का चक्कर लगाने में, मैदान का चक्कर लगाने में लगा समय, चक्कर लगाने, बिल्कुल सरल, लगाने में लगा समय कितना है, 18 मिनट है। लगा समय 18 मिनट, है ना, 18 मिनट। और रवि को ऐसा लिखते हो, तथा रवि को 12 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। देखो इन दोनों का साथ में एलसीएम निकाल सकते हैं, दोनों एक साथ कब मिलेंगे ये बताना है ना, दोनों एक साथ समय पर कब आएंगे ये पूछा है। कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद, ये देख लो, कितने समय बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर आएंगे, प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे, ये हमको बताना है। देखो तो हमें एक साथ पहुंचाना है, इसलिए 12 और 18 का एलसीएम लेंगे, तो साथ में ले सकते हैं 12 और 18। ये तो आपने पढ़ाई होगा, बिल्कुल छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं एलसीएम एचसीएफ। तो 12 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 9 18, फिर ये 2 से कट रहा है, 2 3 6, लेकिन 9 नहीं कट रहा है, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 से जाएगा, फिर 3 एकम 3, मतलब 1 तो 1 ही रहेगा, और 3 एकम 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 का हमारा 24, 12 तिया 36, है ना। एलसीएम तो इनका गुणनखंडों का गुणनफल ही रहता है, तो लिखो एलसीएम है ना। एलसीएम आया हमारा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणित 3 की पावर 2, देखो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 क्या, 2 की पावर 2, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, तो 9 चुको 36। मिनट में था आंसर, इसलिए मिनट लिख देंगे, है ना, मिनट लिख देंगे। अब देखो लिखना क्या है हमें, कितने समय बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे, तो अतः इसके नीचे लिखना आपको, अतः दोनों 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये क्वेश्चन का आंसर था, है ना। तो आई होप आपको पूरी प्रश्नावली 1 बाय 1 मैंने बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझा दी गई है, आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसे आपको 2 3 और मतलब पूरा मैथ 10th का सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंचे। थैंक यू सो मच। आप ये भी बता सकते हो कि कौन से पार्ट का वीडियो बनाओ, ताकि वो भी मैं जल्दी बना सकता हूँ, वरना फिर 2 3 ऐसे तो हम सीरियल से चलेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।